राइट। अगर मैं बात करता हूँ 1979 से पहले हमने क्या किया, कंप्यूटर्स को तो मैन्युफैक्चर कर लिया था, राइट। कैसे, कुछ कंपनी थी IBM और एप्पल कंप्यूटर्स और माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनी ने पीसी बनाना स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में डील करती थी लेकिन पीसी बनाती थी। तो काफी सारी कंपनीज थी जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने लगी थी, राइट। अब हमारे पास दिक्कत क्या आती है कि अब हमारे पास एक ऑफिस, उस वक्त में अगर किसी के पास एक ऑफिस था जहां पर उसके पास 3 कंप्यूटर हैं, ऐसे उसके पास 3 कंप्यूटर रखे हुए थे ऑफिस में, तो यहाँ पर क्या दिक्कत आती थी, अब इनको करना था डेटा ट्रांसफर। क्या, इनको डेटा ट्रांसफर कर देना था। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आती थी, अगर एक के पास क्या है, एप्पल का पीसी है, दूसरे के पास IBM का पीसी है, और तीसरे के पास कौन सा पीसी है, एप्पल का ही मान लेता है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती थी कि एप्पल के जो पीसीज थे वो IBM को डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। एप्पल के पीसीज IBM को डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर की कंपैटिबिलिटी और एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। क्या, एप्पल का पीसी IBM को डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता था ड्यू टू कॉम्पेटिबिलिटी इश्यू और स्टैंडर्डाइजेशन इश्यूज, क्योंकि हार्डवेयर तो आपने डिजाइन कर दिए थे लेकिन वहां पर एक स्टैंडर्डाइजेशन की कमी थी। वो एक स्टैंडर्ड हार्डवेयर नहीं थे जो सब कुछ मतलब नेटवर्किंग में डील कर सकते थे, राइट। लेकिन होता क्या था कि हाँ, एप्पल का पीसी एप्पल को डेटा फॉरवर्ड कर सकता था। मतलब आप अगर कोई ऑफिस बना रहे हो, आपके पास कोई ऑफिस है, तो आपको क्या करना पड़ता था, डेटा ट्रांसफर करने के लिए सेम वेंडर के पीसीज को परचेज करना पड़ता था। तो एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया। कब? अब हुआ क्या, चलो सेम ऑफिस में तो आप कर सकते हो, ठीक है भाई, मैं एक काम करता हूँ, IBM ना यूज करके मैं एप्पल कर लेता हूँ, राइट और नॉट। चलो मैंने क्या किया, एप्पल यूज कर लिया। अब डेटा मेरा ट्रांसफर हो रहा है। अब हमारे पास क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब, फिर जब इंटरनेट का एक्सपेंशन हुआ तो तब तो आप तब तो क्या हो रखा था, पूरे वर्ल्ड के हार्डवेयर एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे। तब तो ये काम ही नहीं कर पाएंगे, राइट और नॉट भाई। अब आप एक बात बताओ, पूरे वर्ल्ड वाइड तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, राइट। लैक्स ऑफ कंप्यूटर उस वक्त पूरे वर्ल्ड में थे, तो तब कैसे डेटा ट्रांसफर हो सकता था। तो ये वाला एक इश्यू आया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है क्या, ISO। ISO सर इंटर जी आवाज नहीं बताइए। आ रही। हेलो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला कि भाई आज के बाद जो भी हार्डवेयर डिजाइन होंगे या फिर आप कोई भी नेटवर्किंग से रिलेटेड वर्क होगा, उसको स्टैंडर्डाइज कर दो। क्या बोला गया? इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला, जितनी भी कंपनीज थी, एप्पल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर कोई भी नया पीसी मैन्युफैक्चर होने वाला था, उसको क्या बोला कि भाई अब जो भी कंप्यूटर डिजाइन होगा या फिर अब कोई भी हार्डवेयर डिजाइन होगा, उसको डेटा ट्रांसफर करने के लिए कॉम्पैटिबल बनाओ। नहीं है तो कंपैटिबल बनाओ। वो कैसे बनाना है? उन्होंने बोला कि 7 स्टेप्स की प्रोसेस बता देते हैं। क्या? 7 स्टेप्स की प्रोसेस बता देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेवन सेवन स्टेप्स क्या होना चाहिए, डेटा फॉरवर्ड होना चाहिए। अब अपने हार्डवेयर को कंपैटिबल बनाओ। किसने बोला? ISO ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है कि कितनी भी टेक्निकल चीजें होती हैं वर्ल्ड वाइड, उनको क्या करता है ये, कोई भी रिसर्च से रिलेटेड कोई भी चीज होती है उसको स्टैंडर्डाइज कर देता है। ओके। यहाँ तक कि ये जो 1 kg का जो वेट होता है, इसको भी किसने स्टैंडर्डाइज किया था? इसी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्डाइज किया था। ये क्या करता है, स्टैंडर्डाइज कर देता है। वर्ल्ड का कोई भी चीज होती है उसको स्टैंडर्डाइज करने का काम होता है। तो ISO ने क्या बोला कि भाई OSI मॉडल डेवलप्ड एक OSI मॉडल डेवलप किया। क्या?
अब ये क्या होता है भाई, ओएसआई मॉडल क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ओएसआई मॉडल क्या होता है? ओएसआई मॉडल होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम interconnection, that is a conceptual framework used to understand and standardize the functions of a telecommunication networking system। क्या ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, मतलब ये रियल टाइम में यूज नहीं होता। ये किस लिए बनाया गया? जस्ट टू स्टैंडर्डाइज, कि बस बताने के लिए कि भाई हार्डवेयर ऐसे मैन्युफैक्चर कर लो। प्रैक्टिकली इसका कोई यूज नहीं है। बस 1979 से लेके 1984 तक क्या हुआ, जब ओएसआई मॉडल डेवलप हो रहा था, तो हमने नेटवर्किंग के इशू सॉल्व करने के लिए जस्ट एक बेसिक मॉडल तैयार किया कि अब जो भी हार्डवेयर डिजाइन होगे या फिर नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी टास्क होगा, कोई भी नया फीचर आप ऐड करोगे, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 7 लेयर्स के बेसिस पर करोगे, ओएसआई मॉडल के बेसिस पर करोगे, राइट। अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि चलो मैं अपने पीसी में ही जाता हूँ, मैं प्रेस करता हूँ विंडो आर, ठीक है। अब ये मेरे नेटवर्क कनेक्शन ओपन हो गए। अब मैं जाता हूँ किसी भी इथरनेट पर चले जाता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो ओएसआई मॉडल नहीं दिख रहा। पढ़ो यहाँ पर, क्लाइंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क VMware ब्रिज है, एनकेप QoS है, TCP IP है, माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या ओएसआई मॉडल कहीं नहीं दिखता। यहाँ तक कि आप किसी भी हार्डवेयर पर जाओगे, उसकी सेटिंग्स में या फिर उसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे, कहीं आपको ओएसआई मॉडल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल था, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कंपनीज को, समझने के लिए, नेटवर्किंग समझने के लिए, क्या बोला, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मॉडल बनाया गया था। बाद में हमने क्या किया था, TCP/IP मॉडल बनाया। जो हमारा ओएसआई मॉडल होता था, ओएसआई मॉडल को हमने क्या किया, अपग्रेड कर दिया। किसमें? TCP/IP मॉडल में। और अभी क्या यूज होता है, TCP/IP मॉडल यूज होता है। अब TCP/IP मॉडल ही यूज होता है। अब आप देखोगे नेटवर्क कनेक्शन में फिर से जाता हूं तो क्या शो हो रहा है यहाँ पर, बताओ, TCP/IP, राइट। अभी यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? बालकरण, इनामुल, नहीं, नहीं सर। क्लियर है सब? कौशलेंद्र, पूजा मैडम, क्लियर है सबको? Yes, all clear. ओके ओके, चलो। तो ये तो आपकी समझ में, वॉइस ओके, चलो, तो ये तो समझ में आया कि ओएसआई मॉडल की नीड क्यों पड़ी, राइट। चलो, अब देखो, ओएसआई मॉडल मैंने भी बताया था किसने डेवलप किया था, ISO ने। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, स्टैंडर्डाइज करती है। और हमने क्या किया, 7 डिफरेंट लेयर्स बनाई गई। जो मैंने बताया ना, 7 डिफरेंट स्टेप्स की प्रोसेस थी, उन्होंने क्या बोला कि नहीं, इनको लेयर्स का नाम दो। क्या? नेटवर्किंग की लेयर्स बनाई गई। 7 लेयर्स के बेसिस पर सारा वर्क किया जाएगा, राइट। अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, ये तो पता ही लग गया। फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका कोई नहीं है, ठीक है। नेटवर्किंग को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या किया था, बनाया था, राइट। डेवलपमेंट के जो ईयर थे वो 1979 से लेके 1984। ये कहीं पर आपको 78 मिलेगा, कहीं पर आपको 79 मिलेगा, राइट। तो बेसिकली 1984 में डेवलप हो चुका था। अब क्या होता था, डिफरेंट वेंडर क्या कर सकते थे, डेटा फॉरवर्ड कर सकते थे। चलो, अब ये तो क्लियर है। अभी जो मैंने बात बताई थी आपको, क्या होता था, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल से पहले क्या दिक्कत आती थी कि एप्पल का पीसी एप्पल को डेटा फॉरवर्ड कर सकता था, बट एप्पल का पीसी क्या होता था, IBM को डेटा फॉरवर्ड नहीं कर सकता था, बिकॉज कॉम्पेटिबिलिटीज और हार्डवेयर इश्यूज के साथ की वजह से, राइट। बट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओएसआई मॉडल, जब हमने क्या किया, ओएसआई मॉडल डेवलप कर दिया, नेटवर्क को स्टैंडर्डाइज कर दिया, तो एप्पल का पीसी किसको डेटा फॉरवर्ड कर सकता था, एप्पल को फॉरवर्ड कर सकता था। और एप्पल का पीसी इवन IBM को भी डेटा फॉरवर्ड कर सकता था। मतलब डिफरेंट वेंडर एक दूसरे को डेटा फॉरवर्ड कर सकते थे। अब देखो, ये 7 लेयर्स कौन कौन सी होती है। तो जो OSI मॉडल होता है वो किसमें डिवाइडेड होता है, 7 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। पहली लेयर कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर। सेकंड होती है प्रेजेंटेशन लेयर। देन होती है सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर।
अब आप बोलोगे सर ये तो ऐसे याद नहीं होगा, इसको कैसे करना है, तो इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेस एंड पिज्जा अवे। ये छोटी सी लाइन है, आप ये याद कर लो तो ये भी याद हो जाएगा। पी फॉर फिजिकल लेयर, राइट। डी फॉर डेटा लिंक लेयर, एन फॉर नेटवर्क लेयर, टी फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, एस फॉर सेशन लेयर, पी फॉर प्रेजेंटेशन लेयर, ए फॉर एप्लीकेशन लेयर। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो अगर आपको याद नहीं हो रहा है, राइट। ऑर्डर आपको अगर याद करना है, वैसे तो अभी पढ़ते पढ़ते याद ही हो जाएगा। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो ये 7 लेयर्स होती हैं। इन सब लेयर्स का क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इनका अलग अलग वर्क होता है, राइट। चलो, अब देखो मैटर ये आता है कि पहली लेयर कौन सी होती है। अगर बात करते हैं ओएसआई मॉडल में डेटा फ्लो की, तो पहली लेयर कौन सी होगी इसमें। तो डियर, पहली लेयर डिपेंड करता है क्या, आप किस साइड हो। अगर आपसे कोई पूछे कि एप्लीकेशन लेयर पहले पहली लेयर होगी या फिर फिजिकल लेयर पहले काम करेगी, आपने 7 स्टेप तो बता दिए, लेकिन पहले कौन सा स्टेप वर्क करेगा, एप्लीकेशन लेयर पहले वर्क करती है या फिर फिजिकल लेयर पहले वर्क करती है। तो देखो, इनका ऑर्डर डिपेंड किस पे करता है कि आप किस साइड वर्क कर रहे हो। जब आप सेंडर की साइड होते हो तो एप्लीकेशन लेयर पर काम होता है, जब आप रिसीवर की साइड होते हो तो फिजिकल लेयर पर काम होता है। चलो अब इसको देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, देखो ये मेरा एक पीसी है जिससे मुझे डेटा फॉरवर्ड करना है किसके पास, ऐसे दूसरे पीसी के पास मैं एक डेटा फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। अगर मुझे ऐसे डेटा फॉरवर्ड करना है तो आपको पता है जो डेटा जनरेट होता है वो किससे होता है, एप्लीकेशंस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है डियर, एप्लीकेशंस के थ्रू। मतलब आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हो, अभी आप सबके सब क्या इंटरनेट तो यूज करते ही होंगे, राइट और नॉट। तो गूगल क्रोम क्या है, एक एप्लीकेशन है, तो वहां से डेटा जनरेट होता है। मतलब सेंटर की साइड पहली लेयर कौन सी होगी, एप्लीकेशन लेयर होगी। उसके बाद क्या होगा, डेटा जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर के बाद। प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर के पास डेटा फॉरवर्ड करती है, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर वर्क करती है, देन डेटा लिंक लेयर करती है, और इन द एंड फिजिकल लेयर में क्या होता है, डेटा को किस फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाता है, इन द फॉर्मेट ऑफ बाइनरी 0 1 0 1 1 0। इस फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट कर दिया जाता है और डेटा क्या हो जाता है, आगे फॉरवर्ड हो जाता है। कहाँ पर, रिसीविंग एंड पर। अब फिजिकल लेयर किसको डेटा फॉरवर्ड करेगी, फिजिकल लेयर को ही डेटा फॉरवर्ड करती है। देन डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर। तो ऐसे क्या हो रहा है कि डेटा रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। अब आप देख रहे हो भाई, सेंडर की साइड पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर हुई, और रिसीवर की साइड कौन सी लेयर हुई पहली, फिजिकल लेयर। अभी इनके ऑर्डर में कोई कंफ्यूजन। यस सर। ओके, अब मैं बात करता हूँ डेटा फॉर्मेट की। मतलब जब डेटा फॉरवर्ड करोगे तो उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो डियर, अगर मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन लेयर पर, तो जो डेटा फॉरवर्ड होता है वो होता है पीडीओ की फॉर्मेट में। आप बोलोगे सर ये क्या होता है, तो हम इसको बोलते हैं क्या, प्रोटोकॉल डेटाग्राम यूनिट। तो पीडीओ की फॉर्म में डेटा होता है। उसके बाद देखो, शुरू की 3 लेयर के पास जो डेटा होता है वो पीडीओ की फॉर्मेट में ही होता है। उसके बाद क्या होता है, इस डेटा को हम स्लाइस कर देते हैं, मतलब कट कर देते हैं छोटे 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 पीसेस में, आप बोल सकते हो छोटे छोटे सेगमेंट्स में। इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। उन पीसेस को आप क्या बोलते हो, सेगमेंट। तो हम क्या कर देते हैं, जो हमारा डेटा होता है रॉ डेटा उसको हम बोलते हैं, फिर हमारा जो डेटा होता है उसको हम सेगमेंट में ब्रेक कर देते हैं। देन उस सेगमेंट पर हम क्या ऐड कर देते हैं, आईपी एड्रेस। तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं या फिर सेगमेंटेशन। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, जब आगे फॉरवर्ड करते हैं तो उस पर एड्रेस लगा लेते हैं। कौन कौन से एड्रेस होते हैं डियर, आईपी एड्रेस लगा देते हैं। तो वो क्या बन जाता है, पैकेट बन जाता है। और फिर पैकेट जब आगे फॉरवर्ड होता है कहाँ पर, डेटा लिंक लेयर पर। तो डेटा लिंक लेयर में हम उस पर क्या ऐड कर देते हैं,
मैक एड्रेस प्लस हेडर। अब ये क्या चीज है, ये तो आगे ही पता लगेगी, राइट। उसके बाद डेटा क्या होता है, बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्मेट ऑफ 0101, राइट। ये डेटा को हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। चलो, अब आप बोलोगे सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, और डीपली स्टडी कर लेते हैं, राइट।